हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सी एस अनुप जैन और अब फिर आ गया हूं मैं आपके पास लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का थर्ड एपिसोड लेकर। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द सच अ गुड रिस्पांस टू आवर न्यू सीरीज। और बड़े सारे बच्चे हर जगह से, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हर जगह से ये सीरीज देख रहे हैं। दे आर इंजॉइंग और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को आप लोगों ने दिए कि सर इसको और मतलब एक वीक में एक एपिसोड मत लेकर आइए, और भी एपिसोड लेकर आइए, इसको ऑल्टरनेटिव डे कर लीजिए। तो काम चल रहा है डेफिनेटली, जो जो आपने बोला है वो ज़रूर करने की कोशिश है। और आज का सेशन शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि ये सेशन भी आपको उतना ही पसंद आएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो भी इस सीरीज से बेनिफिट उठा पाएँ। आज जो सबसे बड़ा केस आज को मैं आपको कराऊंगा इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड बताऊंगा। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का, यस बिल्कुल सही सुना आपने, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड आज हम आपके साथ, सबसे बड़ा स्कैम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। एंड डेफिनेटली आपकी भी आंखें खुल जाएंगी ये हो क्या गया सर। तो वेट करें एंड वॉच करें, लेकिन वो बताऊंगा सबसे एंड में। उससे पहले कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आई है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या, वो आज तक का सबसे बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रॉड कौन सा है। अभी तक आपने सुना होगा दैट इज विजय माल्या 9,000 करोड़ का फ्रॉड और नीरव मोदी 14,000 करोड़ का फ्रॉड, ये सब आपने नाम सुने होंगे। लेकिन सर इससे भी बड़ा 34,000 करोड़, यस सर सही सुना आपने, 34,000 करोड़ का फ्रॉड देखने को आया है सर। यस, कितना, 34,000 करोड़ का फ्रॉड। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा कि वो फ्रॉड क्या था, सारी चीजें बताऊंगा कैसे था, डिटेलिंग बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी न्यूज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई है, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं ये सीरीज, दैट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दैट इज एपिसोड नंबर 3। और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सर शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैंने देखी और जो मैंने नोट करी, दैट इज, आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज शुगर कॉस्मेटिक्स। नाम सुना है आपने, शुगर कॉस्मेटिक्स। और अगर आपने देखा हो सोनी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक, और शार्क टैंक के अंदर इफ यू रिमेंबर दैट, शार्क टैंक के अंदर एक शार्क होती थी, दैट इज विनीता सिंह। तो विनीता सिंह, दैट इज उनका स्टार्टअप है ये, दैट इज शुगर कॉस्मेटिक, उनका स्टार्टअप है ये। आप सबको शायद पता हो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उनका स्टार्टअप है और दैट इज ये दैट इज कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स एंड आईलाइनर्स, मतलब कॉस्मेटिक के बिजनेस में है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ इनकी जो एनुअल सेल्स है, किसकी, शुगर कॉस्मेटिक की, 550 करोड़ रुपए है। एंड दैट इज 550 शहर में, 550 शहर में तकरीबन 45,000 रिटेल आउटलेट्स हैं। एंड इट इज़ अ स्टार्टअप जो आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या पता अगली कंपनी एज अ सी एस, क्या पता एज अ सी एस आप उसी के अंदर जॉब करने के लिए जाएं, मे बी यस। और दैट इज़ 550 करोड़ का टर्नओवर है, तो इट्स गुड एंड गुड स्टार्टअप लेड बाय दैट इज विनीता सिंह। और अभी सुनने को आया दैट इज बॉलीवुड एक्टर, अगर आपने नाम सुना हो कभी, डेफिनेटली सुना ही होगा, दैट इज बॉलीवुड एक्टर, दैट इज रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर सिंह, दैट इज उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो दैट इज रणवीर सिंह हैज इन्वेस्टेड। अभी ये तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि क्या इन्वेस्टमेंट है क्या है, लेकिन ऐसे ऐसी खबरें आई हैं दैट इज रणवीर सिंह हैज इन्वेस्टेड इन द दैट इज इन द शुगर कॉस्मेटिक। और हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, हो सकता है फ्यूचर के अंदर दैट इज रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर बन जाए दैट इज शुगर कॉस्मेटिक का, और उस ब्रांड को प्रमोट करे। एंड हो सकता है इन फ्यूचर दैट इज द शुगर कॉस्मेटिक ऑल्सो कम विद IPO एंड बिकम अ लिस्टेड कंपनी, दैट इज क्वाइट पॉसिबल आई वुड से। तो दैट इज द फर्स्ट news, that is sugar cosmetic Vinita Singh, and that is one more co-investor came there, that is Ranveer Singh. So that is the first news, that is for you, that is sugar cosmetic से। दूसरी जो न्यूज़ आई है दैट इज स्टरलाइट पावर। कौन सी है, स्टरलाइट पावर, जो पावर के बिजनेस के अंदर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक बोनस इशू अनाउंस किया है। दे हैव अनाउंस द बोनस इशू 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में बोनस इशू अनाउंस किया। अब देख लीजिए क्या आप इसके शेयर होल्डर तो नहीं है। और याद है पिछले सेशन में मैंने बताया था कि एक कंपनी है, उसने LIC की कोई कंपनी है, दैट इज उन्होंने दैट इज अच्छा डिविडेंड दैट इज अनाउंस किया। और इन्होंने भी दैट इज इन द ईयर 2022, दैट इज लेटेस्ट न्यूज़ है। और इनका जो प्रॉफिट है दैट इज 440 CR, दैट नेट प्रॉफिट आई एम टॉकिंग अबाउट, नेट प्रॉफिट 440 करोड़ है। और इन्होंने बोनस इशू लाने का फैसला किया। और कौन से रेशियो में लाने का फैसला किया, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा। तो दैट इज अ बोनस इशू दैट इज कमिंग ओवर देयर। और कितने शेयर, 6 करोड़, कितने बोनस इशू दे रहे हैं ये लोग, देखिएगा, 6 करोड़, दैट इज 11,81,902
बोनस शेयर 2 रुपये के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, वो इशू कर रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर को दे रहे हैं। और किस हिसाब से दे रहे हैं? 1:1 के बेसिस पे दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1:1 के बेसिस पे दे रहे हैं। तो दैट इज़ अ सेकंड गुड न्यूज़। अब देख लीजिए क्या आप लोग इसके शेयर होल्डर हैं, नहीं हैं, और अगर हैं तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा खासा दैट इज़ बोनस इशू मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सर। तीसरी न्यूज़, आप लोगों ने दैट इज आई वुड से आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, HDFC। नाम सुना HDFC? और दैट इज HDFC, आपको पता है 709 ब्रांचेस हैं अप्रोक्सीमेटली HDFC की ऑल ओवर इंडिया। दैट इज 709 ब्रांचेस हैं और 3200 यानी 3200 ATM है दैट इज HDFC के। और उसके जो टोटल एडवांसेस हैं, मतलब जो दैट इज बैंक दैट इज HDFC ने एडवांसेस दे रखे हैं, दैट इज 3,28,508 करोड़ रुपए के। 3,28,508 करोड़ के एडवांसेस दे रखे हैं। और जो टोटल डिपॉजिट है HDFC के पास, दैट इज 4,35,604 करोड़ के क्या है, दैट इज डिपॉजिट्स हैं। तो दैट इज HDFC। अब जो HDFC है, दैट इज HDFC इज प्लानिंग। HDFC प्लान कर रहा है कि भाई हमें अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसलिए HDFC इज प्लानिंग टू रेज 50 बिलियन रुपीज। कितना अमाउंट? 50 बिलियन, 50 बिलियन रुपीज रेज करने की प्लानिंग में है दैट इज HDFC। और वो दैट इज 10 ईयर बॉन्ड इशू करेगा। कितने बॉन्ड क्या इशू करेगा? बॉन्ड। और कितने साल के बॉन्ड इशू करेगा? 10 ईयर बॉन्ड इशू करेगा। और इंटरेस्ट रेट दैट दे आर ऑफरिंग दैट 7.8%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? और ये पैसा ये किसके लिए यूज करेंगे? दैट इज फॉर द एक्सपेंशन पर्पस। किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द एक्सपेंशन पर्पस। और जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.80। कैन वी से FD 5.5% है। तो कैन वी से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, तो आप HDFC के अंदर क्या कर सकते हैं, दैट इज पैसा लगा सकते हैं। तो दैट इज अ प्लानिंग ऑफ द HDFC। तो कैन वी से ये हलचल हो रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये सारी हलचल हो रही है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कौन ज्वाइन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं दैट इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और हमारे इस सीरीज का मकसद ही यही है कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन दैट इज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर नॉलेज भी अगर हमें होने लगी और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें पता लगने लगी, चलने लगी, तो डेफिनेटली हम लोग दैट इज़ अपने आप को और ग्रूम कर पाएंगे और हमारी ग्रोथ और होगी। दैट इज़ द ऑल पर्पस। और अगेन आई वुड से दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में टाइम लगता है, आप भी पढ़ेंगे, समझने में टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, पूरे हफ्ते की जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसे रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपके सामने बहुत जल्दी थोड़े से टाइम में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ला के आपके सामने रख देते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होता है। दैट इज द ऑल पर्पस। यस। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप सबको पता है जब आप डिबेंचर इशू करते हैं या बॉन्ड इशू करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है? मालूम आपको क्या लेनी पड़ती है? क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। और क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी होता है, मालूम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो क्रेडिट रेटिंग बेटा लेनी पड़ती है, तो वो कुछ हमारे देश में क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। मालूम होगा आपको क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। और वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या देती है, रेटिंग देती है। और मैं आपको बता दूं हमारे देश में बड़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, दैट इज क्रिसिल, इकरा, केयर, ऑल दैट स्टफ। और यहाँ पे दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, दैट इज इकरा और क्रिसिल। इन दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कौन है, लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये सारे एक है ना सेपरेट रजिस्टर बनाओ तुम लोग, और उसके अंदर दैट इज वो सारी न्यूज यू नो दैट एक साथ लिखो, तो कैनवस एक अच्छा सा आपका डायरी या रजिस्टर बन जाएगा जिसके अंदर पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके साथ होगा। तो इट इज हाईली सजेस्टेड, इट इज हाईली सजेस्टेड, प्लीज एक अच्छा सा आप रजिस्टर बनाओ सो दैट उसके अंदर हम लोग क्या कर पाए, दैट इज सारी चीजें नोट कर पाए। और कभी भी अगर आपको खोल देखने का मन है कि क्या क्या हुआ है पास में, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। एनीवेज तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दैट इज AAA की रेटिंग दी है, किसको, HDFC को। तो दैट इज उनके बॉन्ड के लिए, दैट इज अगर, और इंटरेस्ट रेट अच्छा है, दैट इज कूपन रेट अच्छा है, दैट इज 7.80%, इट्स गुड वन। और दैट इज कंपनी जो HDFC है वो क्या करना चाह रही है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। तो दैट इज सिचुएशन नंबर द क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूज़ नंबर 3। अच्छा आई थिंक हम सब लोगों ने स्टारबक्स की कॉफ़ी तो पी होगी। डू यू नो दैट स्टारबक्स? यस। और अब तो यू नो जगह जगह स्टारबक्स के आउटलेट देखने को मिलते हैं। स्टारबक्स है क्या, दैट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन एंड वर्ल्ड एक्सपेंसिव कॉफ़ी चेन एज वेल। हाँ जी, दोनों ही चीज़ें हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और कैनवे से एक फैशन हो गया, महंगी चीज़ों को यू नो खरीदने का, महंगी चीज़ों को यू नो दैट पहनने का एक फैशन हो गया है। तो डेफिनेटली जो स्टारबक्स है इट बिकम अ फैशन नाउ। और जो स्टारबक्स दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन दैट इज गिवन, और आपको CP में अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। एंड दैट इज
आपको पता होना चाहिए दैट जो स्टारबक्स है, तो एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, जो स्टारबक्स है इसके अंदर दैट इज़ एक भाई साहब है, दैट इज़ मिस्टर लक्ष्मण नरसिम्हन। क्या नाम है? नाम क्या है उनका? दैट इज लिख लीजिएगा, लक्ष्मण नरसिम्हन, जिनकी उम्र 55 साल है, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द स्टारबक्स, एंड दैट इज अ इंडियन ओरिजिन। ये भी कौन है? दैट इज इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। एंड कैन वी से इंडियन ओरिजिन के लोगों ने पूरे वर्ल्ड में धमाल किया हुआ है। यस, चाहे वो सत्या नडेला क्यों नहीं हो और चाहे वो सुंदर पिचई क्यों ना हो, कैन वी से जगह जगह इंडियन ओरिजिन के लोगों ने, दैट इज बड़ी बड़ी कंपनी के वो सीईओ बने हुए हैं और बन रहे हैं। कैन वी से धमाल मचाया हुआ है, यानी कैन वी से हम इंडियंस की पूरे वर्ल्ड में धूम है। और हम लोगों के ऐसा बोला जाता था ना कि हमारे देश के इंजीनियर्स बाहर जाके काम करते हैं, हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर जाके काम करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, हमारे देश के कॉर्पोरेट्स, हमारे देश के लोग दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं दोस्तों, हर बड़ी कंपनी के अंदर जो सीईओ होगा, जो एमडी होगा, वो हमारे देश से ही होगा। जैसे हालात चल रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है। कैन वी से हमारे देश में दैट इज जो लोग हैं, that is amazing capabilities. So definitely that is Mr. Lakshman Narasimhan, that is 55-year-old, और that is he is going to become a next CEO of the Starbucks. और मैं आपको बता दूं that is जो 55 साल के मिस्टर लक्ष्मण नरसिम्हन हैं, जो स्टारबक्स के क्या बनने वाले हैं सीईओ, वो पहले सीईओ किसके थे? एक कंपनी थी रैकेट बेनकाइजर। क्या नाम था? रैकेट बेनकाइजर। तो वहाँ से वो स्टेप डाउन हुए, वहाँ से उन्होंने रिजाइन किया, और अब वो कौन सी कंपनी के सीईओ बनने जा रहे हैं? दैट इज लक्ष्मण नरसिम्हन इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द स्टारबक्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है इनको सैलरी कितनी ऑफर हो रही है? 1.3 मिलियन यूएस डॉलर एनुअल सैलरी है, प्लस प्लस साथ में कुछ इक्विटी भी मिलेगी। तो 1.3 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अ सैलरी टू मिस्टर लक्ष्मण नरसिम्हन, द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द स्टारबक्स। तो अब अगर हम जाएंगे तो हम बोल सकते हैं स्टारबक्स में भाई हमारा ही बंदा लगा हुआ है वहाँ पे सीईओ। अरे गेटिंग दैट। अच्छा, इनके जो अर्लियर सीईओ थे, जो ओल्ड सीईओ थे, दैट इज मिस्टर हॉवर्ड। तो स्टारबक्स के जो अर्लियर, जो पहले सीईओ थे, उनका नाम था मिस्टर हॉवर्ड। उनको भी रिटेन किया जा रहा है, और वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो अप्रैल 2023 तक स्टारबक्स के सीईओ रहेंगे। अप्रैल 2023 तक। क्यों? ताकि जो नया सीईओ आए हैं, जो न्यू सीईओ आए हैं, उनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो मिस्टर हॉवर्ड जो ओल्ड सीईओ हैं, ही रिमेन एज अ इंटरिम सीईओ अप टू अप्रैल 2023 टू असिस्ट द न्यू सीईओ। और जो न्यू और सीईओ समझ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो कौन होने वाले हैं? दैट इज मिस्टर दैट इज लक्ष्मण नरसिम्हन, दैट इज गिवन ओवर देयर। तो इट्स अ गुड न्यूज, इट इज अ बिग न्यूज, जो मुझे लगा बतानी चाहिए थी, तो मैंने बताई आपको। द नेक्स्ट वन, अच्छा, एक बड़ा अच्छा केस आया, दैट इज सन फार्मा। सन फार्मा, दैट इज आई एम टेलिंग यू, दैट इज one of the giant pharma company, one of the giant pharma company, that is Sun Pharma। और जो सन फार्मा है, दैट इज एक कंपनी है, सन फार्मा दवाइयाँ बनाती है, और एक कंपनी और है बच्चों, दैट इज एक कंपनी और है, दैट इज हेटेरो, दैट इज हेल्थ केयर, हेटेरो, या फिर हेटेरो बोल दो, या हेटेरो हेल्थ केयर। क्या नाम है? सन फार्मा और हेटेरो हेल्थ केयर। अच्छा, जो ये हेटेरो हेल्थ केयर है, दैट इज ये भी क्या बनाती है? दवाई बनाती है। और एक सन फार्मा एक दवाई बनाती है, दैट इज जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती है। क्या बनाती है दवाई? जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती है। तो वो जो दवाई है, उस दवाई का ट्रेडमार्क सन फार्मा ने लिया हुआ है, और उस ट्रेडमार्क का नाम है लेट्रोज। मतलब वो जो दवाई बेचते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उस दवाई का नाम है लेट्रोज। इज इट ओके? और इसका ट्रेडमार्क इनको कब मिला हुआ है? 2001 में। एंड दैट इज एक जो कंपनी है हेटेरो ने भी दैट इज एक दवाई बनाई हुई है, जिसका नाम क्या रखा हुआ है? लेटेरो। मतलब हेटेरो ने कहा कि दवाई का नाम क्या रखा है? लेटेरो नहीं, लेटेरो। हेटेरो ने एक दवाई बनाई है, एक दवाई बनाई, उसका क्या नाम रखा? लेटेरो। अब सन फार्मा फाइल अ सूट इन द हाई कोर्ट। अब सन फार्मा ने हाई कोर्ट में अपील करी और बोला कि इट इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। हमारा लेटरोज को हेटेरो हेल्थ केयर क्या यूज कर रहा है? लेटेरो। मतलब लेटरोज एंड लेटेरो दोनों दैट इज सिमिलर, और बोला जा रहा है सिमिलर ट्रेडमार्क है। इट इज अ सिमिलर ट्रेडमार्क, ऐसा बोला जा रहा है, इट इज अ सिमिलर ट्रेडमार्क। तो लेट्रोस और लेटेरो, आप हमारे ट्रेडमार्क क्या कर रहे हैं? इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने सन फार्मा की जो ये प्ली थी, इसको डिसमिस कर दिया और बोला नो, इट इज नॉट अ सिमिलर ट्रेडमार्क। और उसने सन फार्मा की जो अपील थी क्या कर दी है? दैट इज जो अपील की थी कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उसे डिसमिस कर दिया गया है। तो दैट इज अ वन गुड न्यूज ट्रेडमार्क। और हम लोग ट्रेडमार्क भी पढ़ते ही हैं, तो डेफिनेटली कैन वी से जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ रहे हो ना, जो भी चीज हम आपको केस स्टडी करवा रहे हैं, सब आपकी स्टडी से रिलेटेड है, सारी आपकी। और मैं बता रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टडी में 4 चांद लगा देगी। अब देखेंगे जब आप ट्रेडमार्क पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल आपको याद आएंगे। यस सर, अनूप सर ने वो केस स्टडी बताई थी। मैं बता रहा हूं, यू आर गोइंग टू लिटरली एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। आर गेटिंग दिस? तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत आपकी दैट इज इंप्रूवमेंट होने वाली है आपकी नॉलेज के अंदर। एनीवेज,
तो दोस्तों वो समय आ गया, दैट इज मैं आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आज तक का सबसे बड़ा मैं आपको केस बताने वाला हूँ, कौन सा, दैट इज बैंकिंग इंडस्ट्री का 34,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6 न्यूज़ है आपके सामने और लिखिएगा, वो केस है बेटा DHFL फ्रॉड केस। हाँ जी DHFL फ्रॉड केस, और लिखिएगा 34,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ बेटा। 34,000 करोड़ रुपए सर। अभी तक विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, हम इसी में अटके हुए थे। लेकिन कैन वी से अब उनका भी, कैन वी से द फादर ऑफ ऑल फ्रॉड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, DHFL फ्रॉड केस, DHFL फ्रॉड केस। एंड मैं आपको बता दूं दैट इज DHFL बोले तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और मैं आपको बता दूं ये एक NBFC है। क्या है ये? NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या है ये? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आर यू गेटिंग? मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, ये फ्रॉड समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जो मैं फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है? अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सारे के सारे ध्यान से सुनेंगे। NBFC बेटा काम कैसे करती है? NBFC काम कैसे करती है ये समझते हैं। ये NBFC है, ठीक है? अच्छा, DHFL का काम क्या था? ध्यान से सुनिएगा, DHFL का काम क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। लोन देना। और कौन से लोन देना? होम लोन देना। अच्छा, किसको लोन देना? पब्लिक को लोन देना। किसको लोन देना? पब्लिक को लोन देना। पब्लिक को बेटा होम लोन देना, दैट इज समथिंग द पर्पस, दैट इज समथिंग द पर्पस। किसका पर्पस था? किसका पर्पस था आप मुझे बताओ? NBFC, दैट इज DHFL, और ये DHFL दैट इज गिवन ओवर दियर। इज इट ओके? अब ये लोन, अब सुनना ध्यान से, जो और ये कितने % पे लोन देती हैं मैं आपको बता दूं। जो बैंक्स होते हैं ना वो कम रेट पे लोन देते हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं, जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है 10% से लेकर 12% तक चार्ज करती है। 10% से लेकर 12% तक क्या करती है? चार्ज करती है। कौन? DHFL, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। लेकिन जो बैंक होते हैं वो 7 से 8% के ऊपर होम लोन दे देते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब हमारे देश के बैंक 7 से 8% पे लोन दे रहे हैं तो भला कोई NBFC से लोन क्यों लेगा? बिकॉज ध्यान से सुन लो, बैंक से लोन लोगे ना तो बैंक है ना 50 तरीके के पेपर मांगता है, और बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो NBFC है जिसके पेपर कम भी होते हैं वो उसको भी लोन दे देता है। इसलिए हमारे देश में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन ना लेके किससे लोन लेते हैं? NBFC से लोन लेते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। किसी के पास, बैंक के पास तो अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें लोन नहीं देगा। लेकिन NBFC को अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। इसलिए लोग, और इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। एक सवाल है, ये जो NBFC इनके पास पैसा कहां से आता है? लोन देने के लिए पैसा कहां से आता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो NBFC है वो देश के बैंकों से लोन लेती है। जो देश के बैंक है वो लोन लेती है, और बैंक इनको लोन देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% to 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल जाता है? लोन मिल जाता है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, 6% पे आपको लोन मिल रहा है और आगे आप लोन कितने पे दे रहे हो? 12% पे। तो क्या मैं बोलूं, आपकी जो कमाई है 5 to 6% आपकी अर्निंग हो गई। तो इस तरीके से बेटा NBFC काम करती है। ये फ्रॉड समझने के लिए आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप लोग NBFC के बारे में नहीं पढ़ते? क्या आप मुझे बताओ, आप NBFC के बारे में नहीं पढ़ते? एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, क्या NBFC के बारे में नहीं पढ़ते आप लोग? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। तो कैन वी से बिल्कुल NBFC का फ्रॉड का केस बता रहा हूं, आप सुन के हिल जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं हो क्या रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पहले कहानी सुन लेते हैं पूरी, फिर बताऊंगा क्या हो रहा है। चल, अब समझ में आ रहा है NBFC काम कैसे करता है? क्या इतनी बात क्लियर है? मुझे बताओ, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है बेटा NBFC कैसे काम करता है? इज इट ओके विद यू? हाँ या ना? दैट्स हाउ NBFC इज वर्किंग। ग्रेट। तो दैट इज द बैंक्स एंड दैट इज समथिंग गिवन। तो वो बैंकों से लोन लेते हैं और आगे पब्लिक को लोन दे देते हैं। अब हुआ क्या, अब स्टोरी सुनिए क्या थी। अब पूरी स्टोरी मैंने पूरी रिसर्च करी है इसके ऊपर। एक भाई साहब थे कुलदीप सिंह वाधवा। क्या नाम था? कुलदीप सिंह वाधवा। तो एक भाई साहब थे कुलदीप सिंह वाधवा, उनके 2 बच्चे थे, एक राजेश वाधवा, एक राकेश वाधवा। अच्छा, हमारा फोकस राजेश वाधवा पे है, राकेश वाधवा पे नहीं है। और राजेश वाधवा ने 1984 में 1984 में कंपनी स्टार्ट करी DHFL, जिसने फ्रॉड किया। अभी बात करेंगे कौन सी कंपनी स्टार्ट करी? DHFL। अच्छा, DHFL, अब राजेश वाधवा के 2 बच्चे थे, कपिल वाधवा और धीरज वाधवा। दोबारा, कुलदीप वाधवा, उनके 2 बेटे, राजेश वाधवा, राकेश वाधवा। राजेश वाधवा ने कंपनी बनाई 1984 में, दैट इज DHFL। आज की डेट में बेटा उस कंपनी को कौन चला रहे हैं? कपिल वाधवा और धीरज वाधवा। और धीरज वाधवा, कपिल वाधवा किसको चला रहे हैं? DHFL, जो एक क्या है? NBFC कंपनी है, जो क्या है? एक NBFC कंपनी है। इज इट ओके? एंड इन लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया है। कैन वी से दीज आर द प्रमोटर्स ऑफ व्हाट? DHFL। और इन्होंने मिलकर फ्रॉड किया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बता दो फ्रॉड कैसे किया है, तो मैं आपको वो सारी कहानी बताने जा रहा हूं कि फ्रॉड हुआ कैसे।
अब वो सारी कहानी सुन लीजिएगा, यू विल बी शॉक टू नो। और सीबीआई ने इस फ्रॉड को पकड़ा, और मैं आपको बता दूं सीबीआई ने दैट इज कपिल वाधवा और धीरज वाधवा को 8 दिन के रिमांड के लिए भी भेजा, सच निकलवाने के लिए कि हो क्या रहा है। तो स्टोरी सुनिएगा क्या है। ये बैंक से स्टेप 1, बैंक डीएचएफएल ने बैंकों से क्या लिया, लोन। स्टेप 1, बैंकों से आप मुझे बताओ डीएचएफएल ने बैंकों से क्या लिया, लोन। अच्छा एक बताओ इस कंपनी को चला कौन रहा है अभी, धीरज वाधवा और कपिल वाधवा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ डीएचएफएल ने लोन किससे लिया, बैंकों से लिया। अब लोन लेने के बाद आप मुझे बताओ, लोन लेने के बाद डीएचएफएल को क्या करना चाहिए था, बैंकों से लोन लेने के बाद अभी मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए था, उनको पब्लिक को होम लोन देना चाहिए था। क्या यही इनका काम था? अभी मैंने बताया था ना कि कैसे बिजनेस करती है एनबीएफसी। तो आप मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए था, आप मुझे बता दो जल्दी से। वट यू शुड डू, क्या आपको पब्लिक को होम लोन देना चाहिए था, लेकिन इस डीएचएफएल ने होम लोन नहीं दिया पब्लिक का। और पता है बैंकों से कितने का लोन ले लिया, 34,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। 34,000 करोड़ रुपए का आसपास का लोन ले लिया। और ये जितना भी पैसा था 34,000 करोड़ रुपीज पब्लिक को लोन नहीं दिया। इसके जो प्रमोटर थे कौन, कपिल वाधवा और धीरज वाधवा, KWDW। जो ये कपिल वाधवा और धीरज वाधवा थे इन्होंने क्या किया, एक नई ब्रांच खोली, एक नई ब्रांच सेटअप करी, डीएचएफएल की एक नई ब्रांच सेटअप करी। अच्छा सारा पैसा कहाँ आया, स्टेप 1 डीएचएफएल में। और ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, स्टेप 2 देखते रहो जरा। स्टेप 1 बैंकों से लोन लिया और उसके प्रमोटर ने कपिल वाधवा और धीरज वाधवा ने डीएचएफएल में जो पैसा आया है वो सारा का सारा पैसा एक नई ब्रांच खोली डीएचएफएल की, उस ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज अ डीएचएफएल ब्रांच। इज इट ओके विद यू? और ये पैसा बैंकों को लोन, पब्लिक को लोन नहीं दिया। इनकी चालूपंथी देखना स्टेप नंबर 3। और ये जितना भी पैसा था 34,000 करोड़ रुपए जब पैसा था, इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इन 2,60,000 फेक लोन अकाउंट। मतलब 2,60,000 फेक लोन अकाउंट दिखाए गए, असली लोन अकाउंट नहीं थे। और वो 2,60,000 फेक लोन अकाउंट किसके थे, कपिल वाधवा के और बेटा धीरज वाधवा के। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस 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 इन्होंने 66 फेक कंपनी बनाई, दैट इज शेल कंपनी। शेल कंपनी बनाई, दैट इज 66 शेल कंपनी बनाई और फेक कंपनी बनाई। और कुछ पैसा इन 66 कंपनी में ट्रांसफर कर दिया और कुछ पैसा दैट इज 2,60,000 लोन अकाउंट, फेक लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। मतलब 34,000 करोड़ रुपए स्टेप 3 उन्होंने कपिल वाधवा और धीरज वाधवा ने कहां ट्रांसफर कर दिया, 2,60,000 फेक लोन अकाउंट और 66 शेल कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। और ये 2,60,000 फेक अकाउंट किसके थे, उन्हीं दो प्रमोटर के थे। और वो सारा पैसा वहां से निकालते गए, सारे पैसे वहां से निकालते गए और सारे पैसे निकाल कर इन्होंने क्या किया, पैसा रियल एस्टेट में लगाना स्टार्ट कर दिया या किसी दूसरी एक्टिविटी में लगाना स्टार्ट कर दिया। पेंटिंग खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, बंगले खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, इंडिया में खरीद ली, बाहर खरीद ली, ये सारा काम किया। Are you getting this? And in that very case, और सारी की सारी स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर दैट इज यहां पे लिखिएगा, स्टेप नंबर 3 दैट इज स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। और ये प्रमोटर कपिल धीरज ने क्या किया, सारा पैसा रियल एस्टेट में या अदर जगह पे लगाना स्टार्ट कर दिया। और कैनवी से ये सारा पैसा अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। और जब डीएचएफएल से पैसा मांगा गया कि 34,000 करोड़ रुपए वापस करो, वापस करने के लिए कुछ है नहीं। तो डेफिनेटली अब ये कंपनी के जो प्रमोटर है शिकंजे में आए एंड इन दैट वेरी केस फिर वो रिमांड हो रहा है और वो प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, किसी के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, वो सारी कहानी चली रही है। तो दैट इज हैपनिंग ओवर देयर एंड दैट इज अ स्टोरी, दैट इज अ बिगेस्ट फ्रॉड टिल डेट। 34,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। आप मुझे बताओ ये बैंकों का पैसा इस तरीके से मैं बता रहा हूं, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दोस्तों, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाँ जी, कभी विजय माल्या, कभी नीरव मोदी और कभी ये वाधवा जैसे लोग, वाधवा ब्रदर जैसे लोग, आप मुझे बताओ क्या बैंकों का पैसा खा रहे हैं? ये बैंकों के पैसा जो है, बैंकों का जो ये पैसा है बेटा, ये पैसा है किसका? ये पैसा है किसका, मैं पूछता हूं आपके, हम पब्लिक का पैसा है। अगर इसी तरीके से बैंक लुटते चले जाएंगे और बैंकों का पैसा ऐसे डूबता चला जाएगा तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे बैंक अगर बैंकरप्ट हो गए और इंसॉल्वेंट हो गए ना, तो देश में डिफ्लेशन आ जाएगा, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा हमारे देश को। आर यू गेटिंग दिस? और उस चीज से निकलने के लिए सरकार क्या करेगी, इस चीज से निकलने के लिए टैक्सेस बढ़ा देगी। सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? तुम लोगों के ऊपर आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हमें घर पे बैठ के लगता है वाधवा ब्रदर्स पैसे लेकर गए हैं तो जिसका लेकर गए हैं हमें क्या चिंता है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। आर गेटिंग दिस? आप मुझे बताओ, और पता है इसी को एक नाम दिया जाता है रूटिंग ऑफ फंड्स। कभी आपने शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कहीं पे, शायद एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, आई डोंट नो, रूटिंग ऑफ फंड्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रूटिंग ऑफ फंड्स। देखो कैसे पैसा आ रहा है और कहां पैसा जाना चाहिए था, कहां पैसा लगा रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड एंड स्कैम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। 34,000 करोड़ का एक और स्कैम सामने आ गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? तो दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड आज तक का। और मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी। मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जो हमारी मेहनत है आप लोगों के लिए, ये कैसी लग रही है आपको।
आर यू रियली लाइकिंग ऑल दीज एपिसोड्स? मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं इस एक एपिसोड को बनाने के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू बहुत हार्ड वर्क लगता है इसके एक एपिसोड को बनाने के लिए। एक एक इन्फॉर्मेशन आसान नहीं है इकट्ठी करना, रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आर गेटिंग? और मुझे लगता है जो हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, एंड इसी चीज़ के लिए मुझे लगता है एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है दोस्तों, नहीं? एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। तो यस, प्लीज़ डू इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, सो दैट ऐसे शानदार कंटेंट पूरे इंडिया में, आई कैन टेल यू कि ऐसा कंटेंट जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो या वो प्रैक्टिकली हो, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट आर यूट्यूब चैनल, अरे CS अनूप जैन। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताइएगा ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, और हमें इस सीरीज़ में, मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा मैं इस सीरीज़ के अंदर क्या ऐड ऑन करूँ आपके लिए, ताकि आपको और फायदा हो। इस सीरीज़ के अंदर मुझे और क्या ऐड ऑन करना चाहिए? तो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। व्हाट शुड आई ऐड ऑन्स? इस सीरीज़ के अंदर मैं क्या ऐड ऑन करूँ जो आपको अच्छा लगे, ताकि हम आपके लिए और मेहनत और आपकी हेल्प कर सकें, आपको और ग्रो करने में हेल्प कर सकें। तो क्या और लाना चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कमेंट में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।